तो आज का जो लेक्चर है वो कक्षा 9 का गणित है। अध्याय 1 है, अध्याय संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चीज समझना है, पहले परिचय जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली एक पॉइंट एक साथ करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कि जो है प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? तो वह संख्याएं जिनका हम प्राय प्रयोग जो है गिनने में करते हैं, गिनती के लिए, ठीक, जैसे कोई चीज है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वह संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर सिंपली एकदम कहना चाहे तो कहेंगे कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहां लिख सकते हैं कि 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, समझ गए भाई? तो हमको क्या जानना है कि 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्या है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर बात करें प्रदर्शित करने की, नेचुरल नंबर, तो इसे जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि बीच बीच में मिटा दिया करेंगे जो है बिना बताए, तो इसलिए लिखते रहिए, समझते रहिए। क्या है प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और कहां तक? अनंत तक, ठीक। इसके बाद अगला जो आता है, ये पहला हो गया। दूसरा जो आता है वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो कुछ नया नहीं है, बस अगर इसी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लिया जाए, 0 को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो अब जो संख्या बनेगी उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या कह देंगे कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो लिख देंगे कि 0 से, यानी कि शून्य से लेकर के, 0 से अनंत तक की संख्याओं को शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसलिए इसका पहला अक्षर ले लेंगे, W से प्रदर्शित करते हैं। तो तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक? अनंत तक, ठीक। तो इसको भी लिख लेंगे। हमने क्या जाना? पूर्ण संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। तो अब अगली बात करेंगे। अगला जो है इसको लिख लिए होंगे, मिटा ले दे रहे हैं।
कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा तुरंत। और उसके बाद में इसी क्रम में जो अगला है वह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होगा कि अभी हमने जाना पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृतिक संख्या है और शून्य है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए एक एक स्टेप समझेंगे। मैंने क्या बताया? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक की जो है संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य भी जोड़ लिया जाए तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसी क्रम में आ रहा है अगला स्टेप पूर्णांक। तो देखो पूर्ण संख्या तक हमने पढ़ लिया है। अब हमने पूर्ण संख्या में क्या जाना? शून्य है और प्राकृतिक संख्या है। अगर इसी पूर्ण संख्या में यानी शून्य को भी मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 को भी मिला दिया जाए तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए, यानी जो माइनस वाली थी, -1 -2 -5 -8, तो अब जो संख्या बनकर आई इसको कहते हैं पूर्णांक। समझ गए बात को? तो हम क्या कहेंगे कि शून्य, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से जो है पूर्णांक कहते हैं। देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं कि शून्य प्राकृतिक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये सब बात समझ लेंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक वो संख्याएं हैं जिसमें शून्य भी शामिल है, सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 भी शामिल हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं, जैसे -1 -2 -8 -100 -500। तो ये सभी सम्मिलित हो, यानी धनात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो और शून्य भी सम्मिलित हो, तो उसको हम कहते हैं जो है पूर्णांक। और ये जो हमारा पूर्णांक होता है, अगर इसको हम बांटना चाहें तो पूर्णांक में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग हो जाएगा वह हो जाएगा शून्य, जो दूसरा भाग हो जाएगा वह हो जाएगा जो है ऋणात्मक संख्या, और जो तीसरा हो जाएगा वह हो जाएगा धनात्मक संख्या। तो अगर एक पूर्णांक की बात करें तो एक पूर्णांक में 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ऋणात्मक संख्या, दूसरा भाग है शून्य और तीसरा भाग है धनात्मक संख्या। ध्यान से समझ लीजिए, एक पूर्णांक में 3 भाग की बातें होंगी। पहला होगा ऋणात्मक संख्या, दूसरा होगा शून्य और तीसरा क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा। अगर इसको एक संख्या रेखा पे बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। जो बीच में होगा वो आएगा शून्य और उसके बाद में फिर माइनस, चलो 4 से शुरू करते हैं, तो -4 -3 -2 और -1। फिर यहाँ पे प्लस से शुरू हो जाएगा, तो +1 +2 +3 और +4। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ अगर प्लस चिन्ह ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह लिखना मस्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर प्लस चिन्ह किसी के सामने ना भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो पूर्णांक है वो उसमें 3 भाग बात हो गई। धनात्मक संख्या जो हो गया इसको हम कह देंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो शून्य है उसको तो शून्य ही कहेंगे, यानी शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। और जो ऋणात्मक संख्या है इसको हम कह देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कह देंगे? ऋणात्मक पूर्णांक।
यहाँ पे याद रखेंगे कि जो पूर्णांक हो गया वो मुख्य रूप से दो प्रकार के से हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? वह सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ठीक है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है, शून्य के बारे में भी स्पेशल जानकारी समझ लीजिए। शून्य जो है वो एक पूर्णांक है, लेकिन ये एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो शून्य के बारे में ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, वो शून्य पूर्णांक है। ठीक, और पूर्णांक मुख्य रूप से दो प्रकार से हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, यानी वह संख्याएं जिनके सामने प्लस लिखा हो या ना भी लिखा हो तो भी चल जाएगा। जैसे 1 कहें या फिर +1 कहें, एक ही बात है। 5 कहें या +5 कहें, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? तो वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके सामने ऋण का चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, तो उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतनी जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। पूर्णांक किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में 3 भेद होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, शून्य होता है, धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक, शून्य को शून्यक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको लिख लीजिए, अगली बात देखो। ठीक है, लिख गया? तो इसी क्रम में हम आगे बात समझेंगे। आगे क्या है? तो जो अगला स्टेप है वह है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अभाज्य संख्या हम में से तमाम लोग हैं जो पहले से ही जानते हैं, कोई नया चीज नहीं है। क्या है अभाज्य संख्या? कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उनको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ लीजिए भाई, वह संख्याएं जिनमें या तो एक से भाग जाए या उसमें स्वयं से जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे छोटा हो जाएगा दो में दो, देखो या तो एक से कटेगा या तो फिर स्वयं यानी 2 से ही कटेगा। ऐसे है 3 या तो एक से कटेगा या तो फिर स्वयं 3 से ही कटेगा, इसलिए क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसे 5 या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। 5 एकम 5, 5 5, तो 5 या तो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा, यदि इसमें भाग जाएगी तो ये हो जाएगा जो है
अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से 7, इसी प्रकार से 9, क्यों 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 देखिए 9 स्वयं से कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे और या तो फिर स्वयं से कटे, किसी अतिरिक्त संख्या से ना कटे। तो 7 के बाद 11 या तो 1 से कटेगा या स्वयं से, 13, 19, 23 आदि। तो वह संख्याएं, ये सब जो ऐसी संख्याएं हैं या तो ये स्वयं से कट रही हैं या फिर 1 से कट रही हैं, अन्य किसी संख्या से कट नहीं रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या। तो वह संख्याएं जिनमें स्वयं तथा 1 से ही, वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से ही विभाजित होती हैं उनको कहा जाएगा अभाज्य संख्या, वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। लिख लीजिए जल्दी से, इसी क्रम में अगली बात जानेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो अगला हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है भाई, जल्दी देखो। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और इसके अतिरिक्त एक किसी और संख्या से कट जाए। ठीक है, तो उनको कहा जाएगा भाज्य संख्या। यानी वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उनको कहा जाता है भाज्य संख्या। तो लिख देते हैं, वह संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त, 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि वह संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि वह संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा एक बात और है, भाज्य संख्याओं के अतिरिक्त जो भी संख्या है उसको क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या। सिंपल नहीं, मतलब वही बात हो गई, भाज्य संख्या के अतिरिक्त जो भी संख्या बची वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के अतिरिक्त जो भी बच रहा है वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक बात और लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या के अतिरिक्त शेष सभी संख्या, अभाज्य संख्या के अतिरिक्त, अभाज्य संख्या के अतिरिक्त शेष सभी संख्याएं, शेष सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन और इंपॉर्टेंट जान लेंगे कि अभाज्य संख्या के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं बच रही हैं वो सभी के सभी क्या हैं, भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल लिख देता हूं, हटा रहा हूं उसको, ठीक है, ले चुके होंगे। तो अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा 4, एग्जाम्पल हो जाएगा 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, ये सब डॉट 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 अनंत तक जितनी भी बच रही हैं सबके सब क्या है, भाज्य संख्या है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। तो लिखो, उसके बाद अगला बताता हूं। तो हटा दिया जाए, लिख गया होगा। अगला जो इसी क्रम में संख्या आती है वह है परमीय संख्या, रेशनल, रेशनल नंबर, प्राकृतिक नहीं, परमीय संख्या। तो अगला है परमीय संख्या।
परमीय संख्या रैशनल नंबर, आर से प्रदर्शित करते हैं इसको, लिखना चाहे लिख लेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है? तो परमीय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं परमीय संख्या। ठीक है, p बाई क्यू का मतलब क्या हुआ? p बाई क्यू का मतलब हुआ कि बटा में जिनको लिखा जा सके, भिन्नात्मक रूप में। एक शब्द में और कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे कि भिन्नात्मक रूप में जिनको लिखा जा सके, भिन्नात्मक रूप में, यानी भिन्नात्मक रूप की जितनी भी संख्याएं हैं उनको कहा जाएगा प्राकृतिक सॉरी परमीय संख्या। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू, p बाई क्यू का मतलब बटा के रूप में, जैसे लिखते हैं 5/8, तो जो बटा के रूप में लिखी जा सकती, तो वह सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वह सभी संख्याएं जिनको बटे के रूप में अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं परमीय संख्या। अच्छा चलो देखते हैं किन किन संख्याओं को परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं तो यही लिख दूंगा कि 5/8 7/11। अच्छा ये बताओ 5 परमीय संख्या है कि नहीं है? 8 परमीय संख्या है कि नहीं है? 10 परमीय संख्या है कि नहीं है? 0 परमीय संख्या है कि नहीं है? चलो देखते हैं, कॉमन सेंस यूज करो। तो 5 है, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अभी भी तो 5 ही लिखा है ना, 1 लिखा नहीं जाता, तो मतलब 5/1 लिख ले गए। 5 को मान लीजिए p और 1 को मान लीजिए q, तो ये तो हो गया p बाई q। मतलब क्या है? और ये सब था क्या? 5 8 10 15, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं थी। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? परमीय संख्या है। 0 भी क्या है? परमीय संख्या है। पूर्ण संख्या भी क्या होगा? जो है परमीय संख्या होगा। तो वह सभी संख्याएं, मैंने कह दिया लिखा जा सकता है, वह सभी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में एडजस्ट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उनको कहेंगे परमीय संख्या। यानी कि जितना भी हमारा पूर्ण संख्या थी, प्राकृतिक संख्या थी, सबकी सब क्या हो गई? परमीय संख्या हो गई। अरे तो सर जी बचा क्या? तो उसको भी बताते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? जो बच गया वो हो जाएगा अपरमीय संख्या। तो जितनी भी अभी तक हमने संख्याएं पढ़ा लगभग सबकी सब क्या है? प्राकृतिक परमीय संख्या। ठीक, तो ये सब क्या एग्जाम्पल में ले लेंगे? 5/8 7/11 5 8 10 0 20 50 100 1000 500 सबके सब क्या है? परमीय संख्या है, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हटा देते हैं। इसके बाद अगला इसी क्रम में फिर से बोल दे रहा हूं, परमीय संख्या क्या है? भिन्नात्मक संख्याओं को परमीय संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ? वह सभी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब एक बात दिमाग में आ रहा है कि वह कौन सी संख्याएं हैं जो परमीय संख्या नहीं है? वह कौन सी संख्याएं हैं जो परमीय संख्या नहीं है? तो वह संख्याएं जो परमीय संख्या नहीं है उनको अपरमीय संख्या कहते हैं। अच्छा तो एग्जाम्पल तो बताइए, चलो देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या। सिंपल सी डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब लिख दे रहे हैं कि वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। वह संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो कौन सी संख्या है जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता? एग्जाम्पल, सबसे डरावना एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सभी के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, सबके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए जो एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं। वो एग्जाम्पल है पाई। प्रश्न उठा, दिमाग में नहीं उठा? कैसे? क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22 को मान लेंगे क्यू, 7 को मान लेंगे क्यू, p बाई क्यू। तब तो ये बटा के रूप में हो गया, तब तो ये परिमेय संख्या है। फिर मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है? तो एकदम ध्यान रखिए, एकदम ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे? कि ये जो 22/7 है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका जो है लगभग मान है। इसलिए पाई क्या है? तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से जो रूट वाली संख्या है, रूट 2, रूट 3, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? इनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है? तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, लिख लीजिए। अब अगर लिख गया होगा तो अगली बात इसको लिख ले। अच्छा, एक बात और बता दें, जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन अभी दी है कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो यहाँ पे जहां करके वहां लिख लीजिए कि जहां जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, इसलिए बता दिया कि आगे क्वेश्चन लगाने में मदद करेगा। ठीक है, हटा दिया जाए इसको, लिख लेंगे। इस अपरिमेय संख्या के बाद में एक संख्या और आती है, वो कौन सी संख्या है? तो वो हमारी है वास्तविक संख्या। मूर्ख बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन चलो जान लेते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसे कहते हो। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? कुछ नहीं होती। सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिख लीजिए डिफरेंशियल, बाकी कुछ नहीं लिखना है। समझ गए? वास्तविक संख्या क्या है? जितनी भी संख्याएं ऊपर हमने पढ़ा सबकी सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते। नोट डाउन, जल्दी 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 लिखिए। इसी क्रम में अब आगे हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ये क्या होता है दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं का? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन लगाने में मदद करेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, तो यह जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है, ये 3 प्रकार से होता है। क्या दशमलव प्रसार मतलब क्या? जैसे हम कोई चीज भाग देने जा रहे हैं, लिखा है 5/8 लिखा है, तो क्या करते हैं? 8 से हम क्या देंगे? 5 को भाग देंगे, तो ये दशमलव में आएगा, कितना प्रसार हो, यही चीज जानना है। ठीक, तो हम क्या जानने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो ये जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है, ये 3 प्रकार से होता है। कॉपी पेन होना चाहिए, कॉपी पेन नहीं है तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में सबसे पहला चीज जो समझेंगे, तो सबसे पहला प्रकार है तो वो होता है साम।
होता है, शांत होता है। जो दूसरा होता है वो होता है अशांत आवृत्ति, अशांत, ठीक, आवृत्ति। और जो तीसरा होता है वो होता है अशांत अनावर्ती, ठीक, समझ गए भाई। तो जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है। जो पहला होता है वह है शांत दशमलव प्रसार, जो दूसरा है वो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और जो तीसरा है वह है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक एक करके हम समझेंगे। समझ लीजिए फिर से, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 प्रकार से होते हैं। पहला है शांत, दूसरा है अशांत आवर्ती, और तीसरा है अशांत अनावर्ती, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, अनवसानी वर्ती। इसको एक नाम से और जानते हैं, अनवसानी वर्ती आवृत्ति। और इसको एक नाम से और जानते हैं, अनवसानी अनावर्ती। तो मतलब क्वेश्चन अगर इस नाम से आ जाए तो घबराएंगे नहीं। अनावर्ती लिखा है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती, ठीक, अशांत आवृत्ति। तो ये जो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार है 3 प्रकार से हो गए, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इसी का एक नाम और है, क्या नाम है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अब है कुछ नहीं, नाम से थोड़ा दिक्कत लगा है, लेकिन देखो बहुत आसानी से जान जाओगे। अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और भाग पूरा का पूरा चला जा रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हम करते हैं 2, और 2 से भाग देते हैं किसमें, 10 से, तो 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ऐसे कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5 से भाग दे दिया हमने जो है 30 को, तो 5 6 30 कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा शांत जो है दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती क्या है, तो अशांत आवर्ती का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो उसको कहेंगे अशांत। अशांत का मतलब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, शांत का मतलब हो गया कि शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, शेषफल हमारा होना चाहिए 0। शांत का मतलब क्या हुआ भाई, जल्दी बताओ, तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0। शांत का मतलब शेषफल 0। और अशांत का मतलब क्या हो गया, अशांत का मतलब हो गया कि जो हमारा शेषफल है ये शेषफल 0 ना। क्लियर, शांत का मतलब शेषफल 0 हो, अशांत का मतलब शेषफल 0 ना, ठीक। तो यहाँ तो काम चल गया कि शांत है मतलब शेषफल 0 है, लेकिन यहाँ दूसरी जगह अशांत है। तो अशांत आवर्ती का मतलब क्या होगा और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होगा, ये जान जाए तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर। चलो देखते हैं। तो अशांत आवर्ती क्या है, मतलब ये है कि दशमलव आए, मतलब अगर हम किसी संख्या में भाग दें, जैसे हम 6 से भाग दे रहे हैं 20 को, तो दशमलव आए, लेकिन उसी संख्या की बार बार भागफल में पुनरावृत्ति हो रही, वो कटे ना। जैसे एग्जांपल देखो, 6 3 18, कितना बचा, 2। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 3 18। फिर क्या होगा, फिर 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 3 3 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। यानी यहाँ पर अंकों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, बार बार वही अंक आ रहा है, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको कहेंगे अशांत आवर्ती। समझ गए, ये दिक्कत है समझ गए, नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट में लिखना, फिर से बोलूंगा। अगला चीज है अशांत अनावर्ती, अब तो समझ ही गए होंगे।
दशमलव आए लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे सिंपल एग्जांपल कि मैं 7 से भाग दे दूं किसको, 22, तो चलो देते हैं। तो 7 त्रिक 21, कितना बचा, 1 बचा है। पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, फिर से पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, फिर कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 6। मतलब बार बार वही आता चला जाएगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये कभी कटेगा नहीं। ये कभी कटेगा नहीं लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये कभी कटेगा नहीं लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अलग अलग अंक आया करेंगे। तो इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। समझ गए होंगे, टॉपिक क्लियर है? लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो लिख दिया होगा, आगे चलो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझना है, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। तो वो क्या है, तो वो जो टॉपिक है वो सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। घातांक का नियम, घातांक का नियम। अच्छा, एक बात और है, इसी में लोग गलती कर जाया करते हैं, इसलिए इसको बहुत 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 बारीकी से समझ लीजिए, गलती हुआ दिक्कत हो जाएगी। देखो, तो इसमें पहला नियम क्या कह रहा है कि, अच्छा एक बात और, जब ये एक कोई संख्या लिखी हुई है, चलो ये लिख देते हैं, और यहाँ ये संख्या लिखी हुई है, तो ये जो संख्या लिखी है इसको कहूंगा आधार। क्या कहा जाएगा, आधार। और ये जो ऊपर इसके चढ़ा हुआ है इसको कहूंगा घात। कोई दिक्कत है? ऐसा लिखते नहीं है, 5 के घाते 2, तो घात को घात, और ये जो 5 है इसको क्या कहूंगा, आधार कहूंगा। ठीक है, समझिए। तो ये घात हो गई, आधार। आप समझिए, अगर सिचुएशन कैसी हो, कुछ इस प्रकार से हो, अगर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो कि ये लिखा है और यहाँ पर पावर m है, यहाँ गुणा लगा हुआ है, फिर ये लिखा है पावर m, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, आधार क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है, और गुणा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आगे चल के, ये के पावर m प्लस n। इसको फार्मूला समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, कुछ भी समझ के याद कर जाइए कि अगर आधार सेम हो यानी a के पावर m गुणा a के पावर m, तो वो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस 1, m प्लस m। अच्छा, एक लाइन में कहना चाहो तो क्या कहोगे कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अच्छा, इसको इतना ही मत समझना कि 2 स्टेप लिख दिया खत्म, इसको 1000 स्टेप लिख के समझो। जैसे a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर s गुणे a के पावर t, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो पूरा देखो आधार 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 सेम, गुणा गुणा गुणा, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n प्लस s और प्लस t। समझ गए? ये पहला नियम है कि अगर आधार समान हो और चिन्ह गुणा की लगी हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लिख लो, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अच्छा, अगला नियम समझो। अगला नियम यह कहता है कि अगर कोई संख्या है और इसके ऊपर घात लगी हुई है और इसके ऊपर फिर से पूर्ण घात लगी हुई है, तो ये दोनों घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी a के पावर m है और m का होल पावर क्या है, n है, तो ये हो जाएगा m की पावर a की पावर m प्लस n। फार्मूला समझ के, नियम समझ के, कुछ भी समझ के याद कर जाओ, अभी सवाल लगाने में काम होगा। तो क्या है, a के पावर a, मतलब कोई संख्या लिखी हुई आधार है, उसके ऊपर घात है, फिर उसका अगर होल घात है, पूरे का घात है, तो दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे। लिख लो। अगला नियम समझो। अगला नियम ये कहता है कि अभी पहला वाला नियम बताया था ना, गुणा, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। गुणा में घातें जुड़ गई थी तो भाग में क्या होगा, घट जाएगी। देखो क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए ये है और ये के पावर m है, फिर बटा लगाओ, बटा मतलब क्या, भाग,
और फिर ये है, ये के पावर क्या है m है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। देखो अगर आधार समान, अभी देखो भूल गए तुम, a के पावर m गुणा a के पावर m बराबर क्या हो गया था, a के पावर m प्लस 1। क्या कह दिया था कि अगर आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहां क्या कह देंगे, अगर आधार समान हो तो भाग में घातें क्या घटती हैं, गुणा में जुड़ेगा तो भाग में घट जाएगा। यानी अगर आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी a के पावर m माइनस m। तो इसको फार्मूला समझ के, नियम समझ के, कुछ भी समझ के निकल जाओ, याद कर जाओ, लिख गया होगा। अगला नियम समझो। एक गलती तो हमने कर दिया, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात अगर करें तो सबसे पहला वाला ये लिखाया था ना, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि 2 लिखा है और 2 के पावर 2 है, और गुणा 2 लिखा है 2 के पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 में से कोई एक 2, और गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी 2 2 और प्लस 3 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घातें 5। अब इसको अपना सॉल्व कर लेंगे कि 2 को कितनी बार पढ़ाना पड़ेंगे, 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस वाले का एग्जाम्पल मान लो कि लिखा है 6 के पावर 2, 6 के पावर 3 और बटा 6 के पावर जो है या 4, 6 के पावर 4 और 6 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये सेम, यानी कि 6 के पावर 4 और माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 के पावर 2। फिर वही बात, इसको गुणा कर लेंगे, 2 बार है, यानी 6 गुणे 6 6 36। इसी प्रकार से इन दोनों का एग्जाम्पल हो गया। एक अगला फार्मूला क्या बताया था कि अगर a हो तो a के पावर m हो और फिर n हो तो ये क्या हो जाता था, a के पावर m प्लस n। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि ये है और इसके घात में क्या लिखा हुआ है, 2, मतलब कोई संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 2 है और 2 के घात 2 है और फिर पूरे का घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घाते 5। मतलब फिर वही बात, 2 को 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छा तो ये इतना फार्मूला था। अब इसके बाद तो इतना लिख लीजिए और इतना ही था यहाँ तक। अब उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा नहीं, तो इसलिए मैं बुक दिखाया दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 और आप